हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू CSC। आई एम भावना पाटीदार हियर। एंड फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, और उसी सीरीज में आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मूल अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है, तो मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं आज के वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप CSC द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा वीडियो। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। अन्य मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, चाहे वह भारत के नागरिक हो या फिर ना हो। तो मूल अधिकारों की एक विशेषता है कि कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिक यानी कि सिटीजन्स को प्राप्त है, और कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं है। तो मूल अधिकारों की यह एक विशेषता है। कुछ मूल अधिकार नकारात्मक विशेषता वाले हैं, जिनके द्वारा राज्य के प्राधिकार को सीमित किया गया है। तो मूल अधिकारों की अगली विशेषता क्या है कि कुछ मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स अपने आप में कैसे हैं, नेगेटिव है, जो कि राज्य के प्राधिकार यानी कि अथॉरिटी को सीमित करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ कुछ मूल अधिकार नेगेटिव है, वही कुछ मूल अधिकार पॉजिटिव भी है, जो राज्य को प्रदान किए गए हैं। किस प्रकार से कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाएं करने के प्रावधान को रखा गया है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि राज्य व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधाओं का प्रावधान करने को कहा गया है। तो यह मूल अधिकारों की विशेषता है, नकारात्मक और सकारात्मक होना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। मूल अधिकारों के अगले विशेषता हैं विस्तृत अधिकार। तो आपके मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, विस्तृत हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार कैसे हैं, विस्तृत अधिकार हैं। इसके बाद में मूल अधिकारों की अगली विशेषताएं है व्यवहारिकता पर आधारित होना। तो मूल अधिकार कैसे हैं, व्यवहारिकता पर आधारित है। और यह किस प्रकार से व्यवहारिकता पर आधारित है, आइए देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा, ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कोरे सिद्धांतों की अपेक्षा वास्तविकता पर आधारित और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। तो फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं, वास्तविकता पर आधारित है, व्यवहारिकता पर आधारित है और संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी है। उदाहरण के लिए सभी व्यक्तियों हेतु समानता के अधिकार को स्वीकार करते हुए पिछड़े और दलित वर्गों के विकास के लिए उनके हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। ठीक है, समानता के अधिकार को स्वीकार किया गया है सभी के लिए, लेकिन उसके बावजूद जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको मेन फ्रंट लाइन में लाने के लिए क्या किया गया है, उनके हितों की रक्षा का प्रबंध किया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गई है कि समाज में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। तो मूल अधिकारों की विशेषताओं में यह भी है कि धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले। मूल अधिकारों की अगली विशेषता है कि मूल अधिकार सीमित है पर निरंकुश नहीं, ना ही सीमित जरूर है लेकिन निरंकुश नहीं है। ठीक है, तो भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मूल अधिकार सीमित है, वरन संविधान के द्वारा उन पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। ठीक है, तो मूल अधिकार अपने आप में निरंकुश ना हो, उनके द्वारा वह प्राप्त करके नागरिक कुछ ऐसे कार्य ना करे जो कि निरंकुशता को प्रदर्शित करे, तो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान किए गए हैं और मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इसी कड़ी में मूल अधिकारों की अगली विशेषता है कि मूल अधिकार कैसे हैं, अस्थायी हैं यानी कि टेम्पररी। ठीक है, तो मूल अधिकार कोई परमानेंट चीज नहीं है, मूल अधिकारों में चेंजेस हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर जरूरत पड़ती है तो मूल अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। मूल अधिकार क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा इनमें कमी या वृद्धि कर सकती है। कौन, यह पावर किसको दिया गया है, आपकी संसद को। लेकिन यह संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया तथा 86वां संशोधन द्वारा शिक्षा के मूल अधिकार को जोड़ा गया। तो मूल अधिकारों में चेंजेस करने या संशोधन करने का पावर किसके पास है, संसद के पास है। लेकिन अगर संसद
मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन करना चाहे तो कर जरूर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को ध्यान में रखते हुए। मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसी कड़ी में संसद ने क्या किया है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का मूल अधिकार अब केवल कानूनी अधिकार या लीगल राइट है। मूल संविधान में 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें कि एक संपत्ति का अधिकार भी था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया कि संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया और उसे अब केवल एक वैधानिक, कानूनी या फिर लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक है। और उसी प्रकार 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया गया कि शिक्षा के अधिकार को, राइट टू एजुकेशन को मूल अधिकारों में जोड़ा गया है। तो यह भी मूल अधिकारों की एक विशेषता को प्रदर्शित करता है, जो कि है कि मूल अधिकारों का अस्थायी होना, यानी कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट परमानेंट। ओके। इसके बाद में मूल अधिकारों की अगली विशेषता है कि मूल अधिकार कैसे हैं, वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है। इससे हम क्या समझते हैं कि इसके अंतर्गत आप उच्च न्यायालय के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भी जा सकते हैं। जब अगर आपको लगे कि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप इनकी सुरक्षा के लिए या तो उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। और यह क्या है, न्यायोचित है। मूल अधिकार कैसे हैं, न्यायोचित है, जो कि व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देते हैं। तो वाद योग्य होना भी मूल अधिकारों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है। पीड़ित व्यक्ति सदैव उच्चतम न्यायालय जा सकता है और यह आवश्यक नहीं कि केवल वह उच्च न्यायालय के खिलाफ ही अपील करे, आपके सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जा सकती है। इसके बाद में मूल अधिकारों की अगली विशेषता आती है मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था। तो मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था भी आपके संविधान में की गई है। मूल अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था, ठीक है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार केवल कागजी प्रतिज्ञाएं मात्र नहीं है, वह पूर्ण वैधानिक अधिकार है। ठीक है। तो जो मूल अधिकार प्रदान किए गए भारतीय संविधान में, वह केवल कागजी प्रतिज्ञा नहीं है, सिर्फ पेपर्स में दिए गए फंडामेंटल राइट्स नहीं है, यह आपके पूर्ण वैधानिक लीगल राइट्स हैं। और संविधान ने न्यायालय को यह आज्ञा दी है कि वह देखे कि नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन ना होना पाए। तो जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, इनकी रक्षा के लिए किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपके जुडिशरी को दी गई रिस्पॉन्सिबिलिटी संविधान के द्वारा। ठीक है। तो जुडिशरी ही यह देखेगी कि आपके फंडामेंटल राइट्स यानी कि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, और उनकी रक्षा का कर्तव्य या दायित्व किसके पास है, जुडिशरी के पास है। संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो हमने देखा कि जो मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा करने का दायित्व या कर्तव्य जुडिशरी के पास है। उसी के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप कहाँ अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। या फिर आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। किस लिए कि आपके मूल अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। इसके लिए आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट तथा आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और न्यायपालिका क्या करेगी कि व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के सभी कानूनों और कार्यों को अवैधानिक घोषित कर देगी जो मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंधित करते हो। तो अगर कोई ऐसे कानून बनाए गए हैं कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा जो कि आपके मूल अधिकारों को अनुचित रूप से प्रतिबंध करते हैं, तो फिर न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी क्या करेगी कि उन कानूनों को अवैधानिक घोषित कर देगी। ठीक है। सभी कानूनों और कार्यों को, किस लिए कि आपके मूल अधिकारों का हनन ना हो। तो फ्रेंड्स, यह थी मूल अधिकारों की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, यह विशेषताएं हमने देख ली। होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इस वीडियो को नीचे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। साथ ही CSC द एजुकेशन रिवॉल्यूशन को सब्सक्राइब भी करें। कीप वॉचिंग CSC एंड थैंक यू वेरी मच।